हेलो प्रत्युष। बढ़िया है। तुम कैसे हो? गुड। आई थिंक कुछ लोग और ज्वाइन करने चाहिए थे। कितने लोग ज्वाइन किए हैं? थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 2-3 मिनट। कुंदन कुछ दिन से ज्वाइन नहीं कर रहा है। इसको रूटीन में ऑप्शनल मीन्स नहीं समझे। मतलब इस क्लास को ऑप्शनल बताया गया है। ओ, तो देखो ऑब्वियसली बात यह है कि सीबीएसई के लिए क्लास करना जरूरी नहीं है, लेकिन जेई के लिए क्लास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर अलजेब्रा से। सेपरेट डिस्कशन नहीं करेंगे कि पहले भाई आप जैसे एक्सरसाइज वगैरह में पहले 2D फिर 3D इस तरह से किया हुआ है। हमारा पर्पस ये रहेगा कि एक साथ चीजों को लेके चलेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअली आगे बढ़ेंगे। तो वेक्टर अलजेब्रा टॉपिक ही देते हैं इसको। ठीक है भाई। वेक्टर अलजेब्रा। हाँ, जेई वाले के लिए तो ज्वाइन करना ही चाहिए था। सो आई थिंक लगभग सभी लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया है, जितने क्लास में करते हैं। कुंदन ने ज्वाइन नहीं किया है, संचित नहीं है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। शाश्वत भी आ गया, चलिए। कोई इश्यू नहीं है। तो वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। तो भाई पहले तो ये होता है कि वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो हम ये सब लिखने नहीं जाएंगे कि वेक्टर क्या होता है। हार्ड नहीं था शाश्वत। कल का टेस्ट एक्यूरेट जेई के लेवल पर था। ठीक है, अगर आपको हार्ड लग रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वीकनेस है। अपना पोटेंशियल बढ़ाइए। ठीक है भाई। और इस तरह के टेस्ट में अगर पर्टिकुलरली मैं सिर्फ मैथ्स की बात करूं, और अगर आप इसमें 16 to 18 रहते हैं तो ठीक है, आप अच्छे लेवल पे हैं। और अच्छा, वहां पे भी अच्छा होगा। ठीक है। ठीक है भाई, तो अगर यहाँ पे अगर आप 16 to 18 तक जाते हैं तो ऑब्वियसली 20+ रहेंगे आप एक जो जेई का एग्जाम होगा उसमें। ठीक है, तो टेस्ट ऐसा ही होना चाहिए भाई कि जिसमें आपका अपना पोटेंशियल दिखे। ऐसा नहीं कि 98% करके चले आए और जाके फाइनली एग्जाम में धड़ाम हो गए। ठीक है। अच्छा, कितने लोगों ने 60+ क्वेश्चन किए हैं? 16+ कितने लोगों ने किया है? रेज योर हैंड। एक ही प्रत्युष। और कितने लोगों ने? भगवती, अभिनय, तुम लोगों ने कितना किया है? चलिए थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभिनव, मैं ऑडिबल? यस सर। कितने किए हो? सर क्वेश्चन तो नहीं गिने थे सर। नंबर लगभग से 205 आया, 205। अच्छा, 205। और पौनेश आपने? पौनेश। यस सर, बोलिए। हाँ, बोलो कितने किए तुमने?
10+ हमने। 10+, ध्यान देने की जरूरत है, ये बहुत कम है। ठीक है, प्रत्युष तुमने कितना किया? ये प्रत्युष मैथ्स में कितने हैं तुम्हारे सही हैं? टोटल नहीं, सिर्फ मैथ्स का बताओ। अच्छा देखोगे अभी, चलिए। तो अगर 15+ भी किसी ने किया है तो सही पोजीशन पे है। ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इसको मेंटेन करने की जरूरत है। और जो लोग भाई इससे कम है वो डाउटफुल केस में है, थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, अभी टाइम है आपके पास। ठीक है, और ये 5 टेस्ट होंगे, 5 टेस्ट में आप ट्राई कीजिए कि लास्ट वाले टेस्ट तक आप 20+ हो जाएं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। अगला भी ऐसा ही होगा भाई, अगला ही ऐसा होगा, 2 टेस्ट के बाद एक जेई एडवांस का टेस्ट होगा, उसके क्वेश्चंस इससे भी अच्छे रहेंगे। ठीक है, 68 आई थिंक सही है प्रत्युष, 68 भी अच्छा मार्क्स है। ठीक है, ये चैप्टर वगैरह सब आज आप लोग को अपडेट कर दिया जाएगा ग्रुप में, आज रात तक आपको लोग को ये अपडेट मिल जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर नेक्स्ट टेस्ट में आने हैं। ठीक है भाई, और आई थिंक नेक्स्ट वीक नहीं, उसके नेक्स्ट वीक वाले में जो सेकेंड वीक, जो नेक्स्ट सेकेंड वीक होगा उसमें मिलेगा। ठीक है, देखिए इसमें रैंक नहीं, हम लोग यहाँ के लिए प्लान किए हुए हैं, नहीं तो वो दिल्ली वालों के लिए जो अलग से जो दिल्ली वाला टेस्ट होता है उसमें भी आप अपने आप को जज कीजिए, जो भी टेस्ट होते हैं सब दीजिए। ठीक है, लेकिन हम लोग प्लान करे हुए हैं कि यहाँ के जो टेस्ट में 160+ जो रहे वो फाइनल जो जेई के एग्जाम में उसे नीचे नहीं आएगा। ये आप श्योर शॉर्ट रहिए कि 160+ किसी ने मेंटेन किया हुआ है थ्रू आउट दिस 5 सेशन, जो क्वेश्चन का सेशन होगा वो कहीं से भी आप अपने मेन के एग्जाम में उसके नीचे नहीं आएंगे। ठीक है, ये एक गारंटी रहेगा भाई। अनफॉर्चुनेटली 0.01% केस ही ऐसा होगा कि आप नीचे आएंगे। ठीक है, नहीं तो ऑन एन एवरेज जो यहाँ पे आपका स्थिति रहने वाला है वही वहां पे भी रहने वाला है। ठीक है, चलिए वेक्टर के बारे में बात करें तो 2 तरह की क्वांटिटी होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, हम सिर्फ इसमें बात करें तो एक टेंसर क्वांटिटी होता है, लेकिन उसका डिस्कशन नहीं करेंगे। तो 2 तरह के क्वांटिटी होंगे, एक होगा वेक्टर क्वांटिटी, दूसरा होगा स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में वेक्टर जो वेक्टर क्वांटिटी होगा वो डायरेक्शन और क्वांटिटी दोनों को कंटेन किया हुआ रहता है, और जो स्केलर होता है सिर्फ और सिर्फ उसमें क्वांटिटी होता है, उसमें डायरेक्शन का डिस्कशन नहीं होता है। तो ये सब भाई बेसिक सी बात है जो फिजिक्स में आप बहुत पहले ही कर चुके रहते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं पोजीशन ऑफ ये पोजीशन वेक्टर से, पोजीशन वेक्टर। सपोज कीजिए अगर हम 2 डायमेंशनल के, पहले 2 डायमेंशन की बात करते हैं। ठीक है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सेस है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सेस है। ठीक है, और यहां पर कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, x, y। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट जो है, पॉइंट का लोकेशन जो होता है उसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। दैट मींस अगर हम ओपी के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये ओपी वेक्टर जो होगा ये पोजीशन वेक्टर होगा इस पॉइंट पी का। दैट मींस द लोकेशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, ये पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। और अगर हम 3 डायमेंशन में बात करें, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, और यहां पर कोई पॉइंट P होगा। ठीक है, ये जो z एक्सिस वाला पार्ट दिख रहा है ये कुछ ऐसा है, और इसके स्पेस में कोई पॉइंट रहेगा, इसके स्पेस में सपोज कि स्पेस में यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो ओरिजिन से उस पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होगा वो उस स्पेस में उस पॉइंट P का क्या होगा, लोकेशन होगा। तो उस पॉइंट P तक जो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उस पॉइंट का जो लोकेशन होगा उसको बोलेंगे
पोजीशन वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे भी ओपी वेक्टर जो होगा ये पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है। तो बस इसको हम लोग बोल सकते हैं लोकेशन ऑफ पॉइंट P इज x, y, z, तीनों के केस में विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। इसको हम लोग ओपी बोलते हैं, और कभी कभी इसको वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर आर इक्वल्स टू, ठीक है। बस इतना ही जो काम का पॉइंट है उसमें हम लोग बात करते हैं, ठीक है। और ये एक्स डायरेक्शन को हम लोग आई कैप का नाम देते हैं। अगर हम वेक्टर के फॉर्म में इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को यूज करें तो ये जो होता है एक्स एक्सिस वाला डायरेक्शन जो होता है वो आई डायरेक्शन हो जाता है, वाई एक्सिस का डायरेक्शन जो हो जाता है वो जेड डायरेक्शन हो जाता है, और तो सिमिलरली यहाँ पे भी आई कैप हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा, और ये के कैप हो जाएगा। कैप क्यों लगा हुआ है थोड़ी देर बाद बताएंगे, ठीक है। बस अभी ये जान लीजिए कि कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स वाई जेड को हम लोग आई जे और के कैप से इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में इस ओपी वेक्टर को डिफाइन करें तो ओपी वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इन जनरल हमने इसको डिफाइन किया है, और अगर इसको डिफाइन करना होता तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप से डिनोट कर देते हैं। तो ये हमारा हुआ पोजीशन ऑफ वेक्टर। अब इसी में हम लोग मॉडुलस की बात कर लेते हैं। मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर में क्या होगा, इस ओपी का लेंथ जो होगा, द लेंथ ऑफ वेक्टर ओपी, ठीक है। यानी ओरिजिन से किसी पॉइंट का जो लेंथ होगा उसको क्या बोलेंगे, यानी कि पोजीशन वेक्टर, जो भी पोजीशन वेक्टर होता है उसका लेंथ क्या होगा, वो लेंथ होता है मॉडुलस, ठीक है। तो मॉडुलस के बराबर होगा, तो दिस विल बी मॉड ऑफ ओपी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम मॉड ऑफ ओपी की बात करें तो ये यहाँ पे देखिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर लेंगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना बेसिक सा डिस्कशन रहा इसके बारे में। हाँ, इसके मैग्नीट्यूड जो होगा वही मॉडुलस कहलाएगा यहाँ पे। इतने तक किसी को कोई डाउट है इस रिप्रेजेंटेशन में? कोई डाउट किसी को? गुड, आई थिंक सभी को क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं जनरल फॉर्मेट पर, भाई। ये दो टर्म है जो, भाई हम ये सब में नहीं जाएंगे कि इक्वल वेक्टर किसको बोलते हैं, जीरो वेक्टर किसको बोलते हैं, ये सब आप फिजिक्स वगैरह में पढ़ चुके होंगे, तो हम उन पर नहीं जाएंगे, ठीक है। वैसे पार्ट को लेंगे जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या कुछ मीनिंग होगा। अगर उसको फिर भी जानना होगा, एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज उठाइए और उसको बस रीड कर जाइए, आपको ये पूरा का पूरा इक्वल वेक्टर क्या होता है, ठीक है, ये सब समझ में आ जाएगा। वो सब डिस्कशन का काम नहीं है। अब देखिए, दिस इज आवर एक्स, यानी कि अब डायरेक्शन टर्म में पूरी तरह से वेक्टर में आ जाते हैं, आई कैप, जे कैप और ये के कैप। क्योंकि जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो हम ये मान सकते हैं कि ये एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे कैप वाई डायरेक्शन को, और ये के कैप जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम कि अलग अलग लेकर दो दो वाले के टर्म में बात करते हैं, सबसे पहले मान लीजिए ये ओरिजिन है और यहां पर कोई पॉइंट P है जो A कॉमा B है, पॉइंट A जो है वो A कॉमा B है।
तो अगर हम इसको इस फॉर्म में देखें, इस फॉर्म में देखें, तो यहां पे या A1 A2 ले लीजिए, क्योंकि बाद में हमको डिस्कशन नहीं हुई, इसी को और जनरलाइज कर देंगे। A1 A2 ले लीजिए। दैट मींस x डायरेक्शन में A1 कंपोनेंट है, तो चूंकि अगर इस लेंथ को अगर हमने लिखा है तो A1 लिखेंगे, लेकिन अगर वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखने जाएं तो ये जो लेंथ होगा इसको A1 I कैप बोल सकते हैं। ये क्लियर है क्या कि ये I डायरेक्शन था, इतना क्वांटिटी जो है वो A1 डिस्टेंस था, लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमने I डायरेक्शन का यूज कर लिया। और ये जो पार्ट होगा यहां, इसका लेंथ जो होगा वो A2 होगा। अब ये चूंकि आई के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दैट मीन जेड के डायरेक्शन, सॉरी जे के डायरेक्शन में है, तो इसको जे कंपोनेंट के साथ लिखेंगे कि भाई ये जे डायरेक्शन में है, तो ये ऑब्वियसली ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि हमारा ओपी वेक्टर जो है भाई, ओपी वेक्टर है वो हमें मिला है A1 I कैप से, A1 I कैप से प्लस A2 जे कैप से। ये लिख सकते हैं क्या भाई, A1 I कैप से और ये A2 जे कैप से। और ये मान लेंगे कि ये भाई कुछ ना कुछ तो एंगल बनाया होगा ना, यहाँ पे ये कुछ एंगल तो बनाया होगा। यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये एंगल अल्फा है और ये दूसरा एंगल ऑब्वियसली 90 माइनस अल्फा होगा, लेकिन हम इसको भी कोई दूसरा वेक्टर एज्यूम करके ले चलते हैं, सॉरी एंगल एज्यूम करके चलते हैं। मान लीजिए कि हमने इसको इसका एंगल नाम दिया बी। ठीक है, अब अगर हम सिर्फ लेंथ में अगर हम बात करेंगे, लेंथ में, तो देखिए यहां पर इसका कुछ नाम दे देते हैं। अगर हम OA का लेंथ की बात करेंगे, OA के लेंथ की बात करेंगे, तो इसको सिंपली OA, इसको हम मॉड ऑफ OA बोल सकते हैं या सिर्फ OA बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो लेंथ होगा ये होगा A1 के बराबर, A1 के बराबर। और अगर A2P, AP वेक्टर का मॉड जो है वो कितना हो जाएगा, इसको हम सिंपली AP भी बोल सकते हैं, एंड दिस इज सिंपली A2। ये क्लियर होना चाहिए भाई। तो अगर हम कहेंगे कि कॉस ऑफ अल्फा की जो वैल्यू है यहाँ पे, कॉस ऑफ अल्फा, वो क्या हो रहा है, कॉस ऑफ अल्फा देखिए तो OA अपॉन OP होगा। OP ये मॉडुलस में हम बात कर लेते हैं, तो दिस इज A1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि इसका लेंथ अगर OP के मॉड की बात करेंगे हम, तो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स दिस इज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। और उसी तरह कॉस बीटा की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए कॉस बीटा क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं। इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे तो कॉस ऑफ बीटा की वैल्यू देख रहे हैं ये, यानी कि इसका नाम अगर क्या नाम दे दे, इसका नाम क्यू दे दीजिए। ठीक है, तो ओ क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, ओपी होगा, और ये ओ क्यू की वैल्यू ओपी के बराबर होगी, सॉरी एपी के बराबर। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ये बोलेंगे कि हमारा कॉस बीटा जो होगा भाई, ये क्या हो जाएगा, दिस इज एपी अपॉन ओपी का मॉडुलस, ओपी का मॉडुलस, एंड दिस इज समथिंग A2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। ये क्लियर है क्या सभी को, ये सभी को क्लियर है, राइट, यस और नो। ठीक है, अभी तक हमने कुछ नहीं किया भाई, लेकिन इसी के बाद 3D, इसमें 3D वाले पार्ट को डिस्कस करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। सो प्रिपेयर फॉर दैट। ये हमने 2D के फॉर्म में आपको आसानी से बता दिया कि ये कॉस बीटा है। दैट मीन्स अब यहां पे आप ये देखोगे कि ये वाला जो पार्ट है उसमें अगर हमने मॉडुलस से डिवाइड कर दिया है, तो ये आई डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है इस वेक्टर का, ये हमें मिल गया। तो भी कंपोनेंट वगैरह के टर्म में बाद में बात करेंगे। ठीक है, दूसरा इसी को 3D के केस में समझ लेते हैं, इसी को 3D के केस में समझ लेते हैं। ठीक है,
और ये हम मान लिया कि यहाँ पर कोई पॉइंट P है। P इज A1, A2, A3, और ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है। तो ऑब्वियसली ये वेक्टर का ये OP जो होगा पोजीशन वेक्टर होगा। अब थोड़ा सा अगर हम ध्यान देंगे तो देखिए इसको हमने इस तरह से इंडिकेट किया हुआ है। देखिए क्या किया पहले हमने, पहले यहां से आपको यहां आना पड़ेगा इस पॉइंट पर, तो ये A1 कंपोनेंट हो जाएगा। ये वाला जो एक्स एक्सिस के साथ मिला हुआ है हमें, ये A1 कंपोनेंट हो जाएगा। ये इतना जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, इस डायरेक्शन को K डायरेक्शन हमने नाम दिया है, तो ये A3 हो जाएगा। और ये जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, K का, आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। ये जो है I डायरेक्शन है, ये K डायरेक्शन है, और ये J डायरेक्शन। तो हम पहले क्या करेंगे, I डायरेक्शन में आएंगे, फिर J डायरेक्शन में जाएंगे, और फिर K डायरेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, या अगर आपको डाउट है तो इसको J रख लीजिए, ये ज्यादा समझने में आसान होगा। ऐसे कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए सीक्वेंस में चल रहे हैं, ऐसे I डायरेक्शन, J डायरेक्शन एंड देन K डायरेक्शन। ठीक है, हाँ भाई, तो देखिए आपको बिल्कुल पता चल रहा होगा। अब ये आप समझ सकते हैं कि एक तरह का क्यूबॉइड का डायगोनल की तरह अगर ट्रीट करेंगे, इस पॉइंट P को हम क्या करेंगे, क्यूबॉइड के डायगोनल की तरह ट्रीट करेंगे। सपोज कीजिए कि ये एक्स वाई जे डायरेक्शन है और ये K डायरेक्शन है, और यहां पर कोई पॉइंट रखा हुआ है। ठीक है, तो उसके डायगोनल का लेंथ आप विजुअलाइज कर पा रहे हो क्या, कैसे निकालेंगे डायगोनल का लेंथ? देखिए अगर किसी को डाउट हो रहा है तो देखिए हम क्या करेंगे, ये क्या हमारे पास बेस है, तो अगर हम सिर्फ इस वाले पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं, नीचे वाले बेस वाले डायगोनल को करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और फिर इसके बाद ये जे, यानी कि अब आपको एक ऐसा मिल गया, ये डायगोनल है इसका, ये इस तरह का डायगोनल है, और ये जेड एक्सिस है, और यहां पर कोई पॉइंट है। तो अब ये नीचे जो नीचे वाला डायगोनल है वहां पर परपेंडिकुलर बनेगा। √3 ये नहीं होगा प्रत्युष, हमने क्यूबॉइड बोला है, ये चूंकि ये पूरे जो डिस्टेंस है A1, A2 और A3, ये तीनों इक्वल थोड़ी है भाई, तीनों तो अनइक्वल होंगे ना। हो सकता है इन पर्टिकुलर केस की इक्वल हो, लेकिन ये पोजीशन तो कुछ भी हो सकता है। तो ये x का लेंथ अलग होगा, y का लेंथ अलग होगा, और z का लेंथ अलग होगा। तो इस केस में क्यूबॉइड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इसका जो लेंथ होगा OP वेक्टर का, वो क्यूबॉइड का लेंथ के बराबर हो, जो क्यूबॉइड का डायगोनल होगा उसके लेंथ के बराबर होगा। सो वी कैन राइट कि अगर हमारे पास इस OP वेक्टर का कंपोनेंट जो है A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप है, तो हम लिख सकते हैं कि OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा, दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ये सभी को विजुअलाइज हो रहा है क्या? हाँ आदित्य, सही बोल रहे हो, ठीक है। तो हमने A1 A2 A3 के फॉर्म में लिया हुआ था, तो आपने X Y Z के फॉर्म में ले लिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है क्या ये सभी को? भगवती, इज इट क्लियर नाउ? ओके, गुड, वेल डन। सो अब हम देखते हैं कि इसको, सॉरी यहाँ पे OP का मॉड लेंगे, OP का मॉड लेंगे। अब यहां से इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, जो आपके सभी पॉइंट्स के लिए, मतलब अब यहां से इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट होगा यूनिट वेक्टर का। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा यूनिट वेक्टर, इसके बारे में जान लीजिए। यूनिट वेक्टर, सपोज कीजिए भाई कि ये हमने कंपोनेंट जो मैंने जो नाम लिया है इसका एक वेक्टर का नाम दे दे, और ये वेक्टर A हो जाए, क्या हो जाए, A हो जाए। तो यूनिट वेक्टर जो होता है उसको कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसका मॉडुलस A होता है, और इसको डिफाइन करते हैं कि यूनिट वेक्टर A जो होगा दैट इज इक्वल टू वेक्टर A अपॉन मॉड वेक्टर A, A अपॉन मॉड वेक्टर A।
हाँ अभी तक तो वार्म अप था ही भाई, ठीक है। ठीक है, तो ये मॉड वेक्टर है। अब हम बारी बारी से फिर से डिस्कशन लेते हैं A1 A2 A3 के लिए। अब हमने काफी इन चीजों को अगर सीख लिया आपने तो अब ये वाला पार्ट काफी आसान हो जाएगा इसके लिए। देखिए अब हम कह सकते हैं कि भाई अगर हमारे पास वेक्टर A जो है वो इस फॉर्म का था, A1 I कैप प्लस A2 J कैप टाइप का था, तो यूनिट वेक्टर A जो हमें मिला वो हमें मिलेगा वेक्टर A मॉड वेक्टर A, मॉड वेक्टर A, एंड दिस इज A1 I कैप प्लस A2 J कैप अपॉन मॉड वेक्टर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहां तक में कोई प्रॉब्लम, यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अगर हमने इस वेक्टर यूनिट वेक्टर A को जो लिखा वो हमें क्या मिला, A1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, और ये I डायरेक्शन में था, प्लस A2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर J डायरेक्शन में था। अब आप यहां पे ध्यान दीजिए, हमने ये रखा हुआ है भाई, ये A1 अपॉन, यानी कि A1 क्या है, दिस OA, और स्क्वायर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ये क्या है, ये OP के लेंथ के बराबर। तो A1 अपॉन OP का जो वैल्यू है वो कॉस अल्फा के बराबर आया है। तो वी कैन राइट दिस इज कॉस अल्फा इन I डायरेक्शन प्लस दिस इज साइन, सॉरी दिस इज अगेन कॉस अल्फा, कॉस ऑफ बीटा बोल सकते हैं, कॉस बीटा इन J डायरेक्शन, हम ये बोल सकते हैं भाई, ठीक है। दैट मीन्स आपने ये देखा कि यहां पर आपको जो कंपोनेंट, जैसे ही आपने इसका यूनिट वेक्टर निकाला हुआ है, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर आपने लिया, तो आपने देखा कि ये यूनिट वेक्टर जो हमें दे रहा है ये कॉस अल्फा, यानी कि इस वेक्टर ने आई डायरेक्शन में कितना एंगल बनाया है उसका कॉस, प्लस इसी वेक्टर ने जे डायरेक्शन में जितना एंगल बनाया है उसका कोसाइन के साथ एंगल, ठीक है। अब इसी को 3D में लिख देते हैं और तब वहां से एक कॉन्सेप्ट अराइज करेंगे हम लोग, और एक इसका हम लोग एक टर्म यूज करेंगे इसके लिए। तो क्या टर्म होगा वो देख लेते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास इन 3D में, अगर 3D में कोई अगर आपके पास वेक्टर A है, उसको हम A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप कहते हैं, A3 K कैप कहते हैं। तो हमें यहां पर मॉड ऑफ A क्या मिला था भाई, वो तो यही मिला था, स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। तो यहां पर अगेन हम बात करेंगे कि यूनिट वेक्टर A जो होगा वो हो जाएगा A वेक्टर A अपॉन मॉड वेक्टर A, एंड दिस इज नथिंग बट A1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। I डायरेक्शन में प्लस A2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, इरेज करना पड़ेगा यहां पे, नहीं उसको, उस फिगर को मिटाना नहीं चाहते हैं, इसका काम है अभी। देखो ऊपर से 2 लाइन इरेज करेंगे भाई, तो हम यहां से कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर A जो होगा वेक्टर A अपॉन मॉड वेक्टर है, एंड दिस इज A1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर I डायरेक्शन में, प्लस दिस इज A2 अपॉन
स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर जे डायरेक्शन में, और ये a3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। a3 स्क्वायर इन k डायरेक्शन। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस वाले फिगर में चले आइए, 3D वाले फिगर में। इस फिगर में एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना हुआ है उसका नाम अल्फा रख लीजिए, उसका नाम अल्फा। वाई डायरेक्शन के साथ या जेड डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना हुआ है उसका नाम बीटा रख लीजिए। और इस एंगल ने के डायरेक्शन के साथ, यहां पर ये के डायरेक्शन है, इसके साथ मान लीजिए गामा एंगल बनाया हुआ है, गामा एंगल बनाया हुआ है। तो अब यहाँ पे कॉस अल्फा को डिफाइन कर सकते हैं। कॉस अल्फा देखिए, ये जो पूरा का यानी कि जैसे वहां पे यहाँ पे हमने डिफाइन किया है कि कॉस अल्फा जो होगा वही a1 अपॉन दिस पूरा का पूरा मॉडुलस आई डायरेक्शन में प्लस कॉस बीटा जे डायरेक्शन में प्लस कॉस गामा के डायरेक्शन में। ये हमें मिल गया। ये समझ में आया क्या सभी को? ये आया सभी को समझ में? इतना तो आ गया। तो देखिए भाई, अब आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर ए जो होता है वो डायरेक्शन इंडिकेटर होता है, डायरेक्शन बताता है। इसका मतलब दोनों वेक्टर्स को आपने डायरेक्शन के टर्म में डिफाइन कर लिया कि यूनिट वेक्टर ए इन 2 डायमेंशन में मिला हमें, यहां 2 डायमेंशन में कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप, और 3 डायमेंशन में जो हमें यूनिट वेक्टर मिला है वो हमें मिला कॉस गामा आई कैप प्लस कॉस गामा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक टर्म आपको बता दें कि यहां पर ये जो आपको वेक्टर दिया हुआ था, वेक्टर, ठीक है, उसमें ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, अगर इस कंपोनेंट में इसके मॉडुलस से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। इस कंपोनेंट में इस वेक्टर के मॉडुलस से हम डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जा रहा है, ये आपको इस वेक्टर का डायरेक्शन देने लग रहा है इन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेस, फ्रॉम द एक्स एक्सेस, फ्रॉम वाई एक्सिस एंड फ्रॉम जेड एक्सिस। दैट मींस these a1 a2 and a3 are the direction indicator for this vector a। इस वेक्टर ए के लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्शन इंडिकेटर होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जैसे ही इस वेक्टर को हम इसके मॉडुलस से डिवाइड करेंगे, दिस विल गिव यू द डायरेक्शन इन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग आई जे एंड के एक्सेस, आई जे एंड के एक्सेस। सो दिस a1 a2 a3 आर द डायरेक्शन रेशियोज फॉर दिस वेक्टर। तो ये a1 a2 और a3 क्या होगा, इस वेक्टर a के लिए डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। सो यहां पर एक टर्म यूज हमने किया, डायरेक्शन रेशियो। इज दिस स्टेटमेंट इज क्लियर टू एवरीवन? इन दिस वेक्टर a, this a1 a2 and a3 while dividing by their modulus will give you the corresponding direction with respect to x axis, x direction, y direction and j direction. So this a1 a2 and a3 are the direction ratios for this vector a। तो ये डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा। तो अब हम ये टर्म लिखने के लिए भाई फ्री हो गए कि हमारे पास, तो हम यही दिखाना चाहते थे, हमने ये डिवाइड करके यही दिखाया आपको कि ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो टर्म्स आ रहे थे वो क्या आ रहे थे, ये एक्चुअली इस वेक्टर का डायरेक्शन दिखा रहा था। सो हमारे पास ये a1 a2 a3, तो क्लियरली वी कैन से thus a1 a2 and a3 are called the direction
रेशियोज, इसको हम लोग डीआरएस भी बोलते हैं, डीआरएस ऑफ वेक्टर ए, डीआरएस ऑफ वेक्टर ए। ठीक है भाई, और यहां पर एक बात और ध्यान दीजिए, अब स्टैंडर्ड नोटेशन पे आते हैं। ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस आमा, दैट मींस किसी वेक्टर ने अगर एक्स एक्सिस के साथ जितना कॉस का एंगल बनाया है, ठीक है, कॉस के साथ जितना एंगल बनाया इन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेस, तो उसको हम बोलेंगे एल एम एन के से, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। ठीक है, कहीं पर वेक्टर में एल आई प्लस एम जे प्लस एन के लिखा हुआ है, इसका मतलब कि वो एंगल को डिफाइन कर रहा है, कॉस के एंगल को, कोसाइन के एंगल को बता रहा है कि इस वेक्टर ने, अगर हमने बोला कि थोड़ा सा बाद में देखेंगे, एल आई, ये स्टैंडर्ड नोटेशन के बारे में, एल का मतलब होता है कॉस अल्फा, एम का मतलब होता है कॉस गामा, और एन का मतलब हो, सॉरी, एम का मतलब होगा कॉस बीटा और एन का मतलब होगा कॉस गामा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है भाई। अब देखिए कि यहां पर एल एम एन क्या कहलाएगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए, डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे, क्योंकि ये जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस वेक्टर ए का डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है इन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कोसाइन एंगल, इन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कोसाइन एंगल। क्लियर है क्या भाई? फोर्थ जो डायमेंशन होता है टाइम होता है, स्पेस ऑलरेडी डायमेंशन का पार्ट है भाई, स्पेस जो होता है वो डायमेंशन का पार्ट होता है। ठीक है, वो डायरेक्शन, वो डायमेंशन नहीं हो, डायमेंशन का पार्ट होता है। तो टाइम होगा फोर्थ, जो फोर्थ डायमेंशन की बात करेंगे तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारे पास ये, दैट मीन्स, देखिए क्लियर कट आइडिया है भाई, अगर कोई वेक्टर a1 a2 और a3 के फॉर्म में दिया हुआ है तो वो a1 a2 a3 क्या कहलाएंगे, वो डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं, और उनको अगर उनके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे हम, तो वो डायरेक्शन रेशियो जो है वो डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसी कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को एल एम और एन से हम डिनोट करते हैं। तो हम यहां कह सकते हैं कि एल एम एंड एन आर द डीसीएस, या डायरेक्शन कोसाइन पहले लिख देते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस या डीसीएस लिखते हैं, डीसीएस ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो क्लियर कट आइडिया मिल गया भाई कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। आई, देखिए आई डायरेक्शन तो आई जे और के जो है ये तो बस एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, दैट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और स्पेस में जेड एक्सिस को, ये तो एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन उस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, सपोज कीजिए यही इस रूम का, एक रूम का कॉर्नर रिज्यूम कीजिए, उस रूम के कॉर्नर में कहीं पर एक पॉइंट रखा हुआ है, तो हर साइड से यानी हर एजेस से इस पॉइंट ने कितना एंगल बनाया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू, अगर किसी को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस नाम दे देंगे, तो वो कोसाइन के साथ कितना एंगल बनाया हुआ है वो इंडिकेट करता है। तो आई जे के सिंपली एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और आई जे के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया हुआ है कोसाइन के टर्म में, वो ये डायरेक्शन कोसाइन देता है आपको। क्लियर है प्रत्युष? एल कैप क्यों नहीं? अच्छा, एल कैप क्यों नहीं? इसका मॉडुलस 1 नहीं है, अगर हम सिर्फ इसके मॉडुलस की बात करें तो सिर्फ इसका मॉडुलस हो जाएगा, तो ये मॉडुलस नहीं है। ठीक है, और एल कैप भी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये वेक्टर भी नहीं है। एंगल का जो टर्म होता है, कॉस के एंगल की जो वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में होती है, तो ये स्केलर क्वांटिटी हुआ ना भाई, तो एल कैप लिखने का रीजन हमको बताइए ना। ये तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है लेकिन कोसाइन के टर्म में एंगल बता रहा है वो।
ठीक है, कोसाइन के टर्म में डायरेक्शन कौन बता रहा है? ओरिजिनली यहाँ डायरेक्शन जो बता रहा है वो आई, जे और के बता रहे हैं, क्योंकि हम उसी के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं कि किसी पॉइंट ने एक एक्सिस के यानी उस डायरेक्शन के साथ इतने डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। तो डिग्री एंगल बनाया हुआ है वो कोसाइन के टर्म में, इसलिए उसको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। देयर इज नो नीड टू डिनोट इट बाय आई कैप, जे कैप एंड के कैप रेस्पेक्टिवली। क्लियर है? और देखिए बाद में यहां पे हमने आई कैप के साथ दिखाया है, बिकॉज इस आई के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया हुआ है ये टर्म डिफाइन कर रहा था। तो ये तो स्केलर हो गया, लेकिन आई के साथ जो डिफाइन हो रहा है एंगल, ये डायरेक्शन हो गया। क्लियर नहीं है क्या प्रत्युष? प्रत्युष अच्छा, गधा कहीं का। फोर्थ डायमेंशन वाले को एल बोल रहे थे। हाँ, डायमेंशन अगर आप डिफाइन करते हैं तो आप 3D में ही रहे, यहाँ पे फोर्थ वाले में चले जाएंगे तो टाइम का डायमेंशन तो नया तो अगर आपको आरएन स्पेस भी पढ़ना होता है, आप जाओ तो आगे आरएन स्पेस यानी एनएथ स्पेस में भी बात करेंगे। ठीक है, एनएथ स्पेस में भी बात होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह का जब आवश्यकता पड़ेगा, नीड पड़ेगा, उस वहां पे रहेंगे। अभी 3 डायमेंशन का डिस्कशन पूरा हो जाए तब आप 4th डायमेंशन में जाइएगा। बोलोगे तो उसका एक क्लास भी ले लेंगे, ठीक है, लेकिन यहां पे नहीं, जो सिर्फ बोलेगा उसी का क्लास ले लेंगे। हाँ, पढ़ाई होता है, ऐसा नहीं भाई। एनएथ स्पेस की, उतने स्पेस की बात होती है जहां आप जानते भी नहीं है या विजुअलाइज नहीं कर पाए हैं अभी। हम लोग यही चलते हैं। तो मैथ्स में हम लोग थ्योरी को पूरा अभी भाई, अब ये कहोगे कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर होता नहीं है तो हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्लियर कट आइडिया है कि भाई जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है वो हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये तो बात हुई कि भाई हो सकता है कि हमारी औकात ही नहीं हो अभी समझने की, तो हम नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन एक समय आएगा कि कोई एक बंदा आया जो कहे कि नहीं ये भी टर्म डिफाइन होते थे, तो वहां पर वैकेंट हो जाएगा, थ्योरी तो पूरा वैकेंट हो जाएगा। तो अगर किसी बंदे ने ये बताया भी कि आगे ये सब पॉसिबिलिटी होती है, तो ऑलरेडी उसके लिए थ्योरी अवेलेबल है। इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं कि अभी हम लोगों ने टर्म्स को या उसके कॉन्सेप्ट को डिफाइन नहीं किया है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है कि नहीं होता है। बट मान लीजिए किसी ने ये डिफाइन कर दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं, तो वो क्या करेगा फिर? उसके लिए पूरा मैथ्स वैकेंट हो जाएगा। तो ऑलरेडी हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर होता नहीं है, लेकिन उसको इमेजिन करके कि होगा तो ऐसा होगा, और उसके बेसिस पर पूरा का पूरा थ्योरी हम लोगों ने जनरेट कर दिया हुआ है, ताकि अगर किसी बंदे ने ये बोला कि भाई इसके रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो वहां पे उसको फिर एक फ्लो मिल जाएगा कि नहीं नहीं ये है इसके बाद। ठीक है भाई, तो कोई भी चीजें वैकेंट ना हो इसके लिए हम लोग इमेजिनरी नंबर का भी डिस्कशन कर लेते हैं। सपने की बात भी होती है कभी कभी भाई। तो ये हमने पढ़ लिया क्या, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एल। हाँ, अब देखिए यहां पर हमने कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा देखा। अब आपको ये पता है कि भाई अगर आपने वेक्टर ए को, रिमार्क लिख लीजिए यहां पर, रिमार्क ये है कि भाई अभी आपने बोला कि वेक्टर ए जो होगा वो A1 आई कैप है, A2 जे कैप है एंड A3 के कैप है। तो अभी आपने बोला कि भाई इसको हम लोग यूनिट वेक्टर में अगर लिखना चाहें तो हम इसको कॉस अल्फा आई कैप बोलेंगे प्लस कॉस बीटा जे कैप बोलेंगे प्लस कॉस गामा के कैप बोलेंगे। इस तरह से बोल रहे थे अभी हम लोग। तो यहां पे हम कहेंगे कि इस मॉड ए की जो वैल्यू होगी यूनिट वेक्टर ए की, ये तो 1 हो जाएगा। और अभी हमने मॉडुलस निकालना सीखा है कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग आई जे और के का जो रेशियो था या जो वैल्यू था उसके साथ उसी के स्क्वायर का सम होता था। तो कॉस स्क्वायर अल्फा यहां पे लिख दे रहे हैं प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा एंड दिस इज गोइंग टू बी 1। तो ये 1 हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो हम यहां से कहेंगे
कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 होगी भाई। यानी कि सभी डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर का सम करेंगे, सभी डायरेक्शन को, रेशियो बोल दिया मैं, सॉरी, कोसाइन बोलेंगे, सभी डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम आप अगर आप करोगे तो उसकी वैल्यू जो होगी 1 मिल जाएगा। और इसी को तो हम बोलते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। तो हमेशा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर हम इसको साइन के एंगल में एक्सप्रेस करेंगे, साइन के एंगल में एक्सप्रेस करेंगे तो इस कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू 2 होगी, इसकी वैल्यू भाई 2 होगी। इतना समझ में आया? ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन आपको देंगे पहले, उसको करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसको करने के बाद चलिए तो क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए कि इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, then find first the modulus of vector A, the modulus of vector A, second angle made by vector A with x, y and z axis respectively. ठीक है भाई, कह रहा है कि कोई एक वेक्टर ए इस तरह का दिया हुआ है, तो इस वेक्टर ए का मॉडुलस क्या होगा, इस वेक्टर ए का मॉडुलस क्या होगा। फिर दूसरा, इस वेक्टर ने एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग रेस्पेक्टिवली कितने डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, ये आपको डिफाइन करना है। चलिए बताइए तो। गलत आंसर है आई थिंक ऋतु। शाश्वत आपका भी आई थिंक गलत आंसर है। 9 कैसे आ रहा है तुम लोग का? मॉडुलस तो सही है, आई थिंक शाश्वत का पहले
प्रत्युष तुम्हारा मॉडुलस भी सही नहीं आया, क्या बात है प्रत्युष? भगवती cos x cos y cos z नहीं लिखेंगे, ध्यान रहे, सिर्फ और सिर्फ cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा लिखेंगे आप। अब ये मान के चलिए कि स्टैंडर्ड नोटेशन की तरह ट्रीट करेंगे, ए लेमेन के जगह पे आप कुछ नहीं लिख सकते हैं, उसी तरह अल्फा बीटा गामा ही हमेशा एंगल डिफाइन करेंगे अगर एंगल डिफाइन करना हुआ तो। सर कीबोर्ड पे सर अल्फा बीटा गामा नहीं था, इसीलिए लिख दिया था। हाँ नहीं था, लेकिन हमने वहां बताया ना कि हमेशा वो जनरल एक्सप्रेशन हो जाएगा, अल्फा बीटा और गामा से डिफाइन करेंगे, कोई दूसरा नोटेशन नहीं होगा उसके अलावा। चलिए यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए लगभग अब अभिनव का अंश, हाँ सही है अभिनव, जो निगेटिव वाला एंगल है उसको उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो अभिनव, निगेटिव वाले एंगल को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके बताइए। अब सही है। गुड। रितु आपने फिर से रिप्लाई नहीं किया, तो भाई इसका मॉड जो होगा वो सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर, यानी कि i के साथ जो कांस्टेंट हो 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये रूट अंडर 9 हो जाएगा एंड दिस इज 3। और अब देखिए cos अल्फा जो होगा वो a1 अपॉन मॉड वेक्टर a होता था, a1 इज 1 तो 1 अपॉन 3, तो दैट मीन्स दिस अल्फा इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/3, cos of beta this is minus 2/3, this will be beta equals to cos inverse minus 2/3, और ये हम पाई माइनस यानी cos इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस cos थीटा होता है, तो इसको पाई माइनस cos इनवर्स माइनस थीटा हमने बोला क्या, cos इनवर्स माइनस थीटा, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा होता है, एंड cos ऑफ गामा ये क्या होगा 2/3, तो दिस इज गामा इक्वल्स टू cos इनवर्स 2/3। तो इस तरीके से हमें जब भी कोई भी वेक्टर जो x y z के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया हुआ है वो फाइंड आउट करने के लिए इस तरह से डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन से डिवाइड कर देते हैं, डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए भाई एडिशन ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर्स का एडिशन कैसे करते हैं वो सीख लेते हैं। ठीक है, एडिशन ही बेसिक होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, एक तरह का निगेटिव वेक्टर का एडिशन होता है, इसको भी हम लोग डिटेल में नहीं देखेंगे भाई। हाँ कॉस ऑफ माइनस से मैंने गलती बोल दिया था, इसलिए मैंने फिर बाद में बोला कि इनवर्स के साथ होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है भाई, पाई के साथ नहीं होगा वहां पे। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में देखिए मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर ए है और इसको ऐड कर रहे हैं किसी दूसरे वेक्टर बी के साथ जो इस डायरेक्शन में हो, तो आई थिंक आप लोग ये तो फिजिक्स में पढ़ लिए होंगे। ठीक है, क्या करते हैं हम कॉन्टिन्यूअसली जो हेड होते हैं वो टेल से मैच कराते हैं, ठीक है, उसको जोड़ते हैं ऐड करते हैं, तो इसको जब एडिशन करना होगा तो हम ये लिख सकते हैं कि ये वेक्टर इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर देंगे, तो पैरेलली शिफ्ट करेंगे,
ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग से आपके वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट मींस इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके यहां पर ले आ सकते हैं, तो ये वेक्टर कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहां पे दिख रहा है। और रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? वैसा वेक्टर जो टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर को ज्वाइन करे, वो क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर को देखने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये देखना होगा कि कौन सा वेक्टर टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर से ज्वाइन होके हेड ऑफ लास्ट वेक्टर को ज्वाइन किया हुआ है, दैट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑलवेज joining the tail of first vector to the head of last vector. ठीक है, तो ये भाई आपके साथ वेक्टर A था, ये आपके पास ये वेक्टर B था, तो ये वेक्टर A प्लस B हो जाएगा और इसी को हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर R बोलेंगे। क्लियर है क्या? ये तो आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। क्लियर है? राइट, यस और नो? गुड। एक और आप फाइंड आउट कीजिए। सपोज कीजिए ये एक वेक्टर A है, ठीक है, प्लस दूसरा वेक्टर जो है वो मान लीजिए ऐसा गया, वेक्टर B, ठीक है, और तीसरा वेक्टर जो है वो इस तरह से है, वेक्टर C है ये, ठीक है। तो इनका सम का डायरेक्शन कैसा होगा? एक बार ट्राई करके देख लीजिए। तो हाँ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है, लेकिन पैरेललोग्राम सिर्फ और सिर्फ दो में यूज होता है भाई, अगर हम गलत नहीं है तो। हमको ये पढ़े हुए बहुत दिन हो गया। तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन जो होता है, दिस विल अप्लाई ओनली फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एम आई करेक्ट? गुड। सो ये यहाँ पर जनरल कॉन्सेप्ट लगेगा जो हमने ये बताया कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा ऑलवेज will be the vector which join the tail of first vector to the head of last vector। ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए रिजल्टेंट वेक्टर का। तो पैरेलल शिफ्टिंग करके कॉन्टिन्यूअस बनाइए इसको। इस वेक्टर को क्या करेंगे? कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे। दैट मींस इस हेड को इस वाले इसके टेल से, इसके हेड को इसके टेल से ज्वाइन कर दीजिए, और जो भेजना नहीं है आपका हो जाए तो डन लिख दीजिए, आपका हो जाए तो डन लिख दीजिए। सभी लोग लिखिए भाई, जिनका जिनका हो गया फिगर के साथ, राइट डन। गुड। तो आई थिंक ये बहुत बेसिक सा है, फिर भी मैंने बस ले लिया इसको। तो देखिए क्या करेंगे, पहला वेक्टर तो ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, इसको शिफ्ट किया तो एंगल का इंक्लाइनेशन कुछ ज्यादा है, तो ये ऐसा दिखेगा। ये कैसा दिख रहा है? ये ऐसा दिख रहा है। और इसका पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये वेक्टर A, ये वेक्टर B और ये वेक्टर C है। अब देखिए रिजल्टेंट जो होगा इसके पहले वाले वेक्टर के टेल से और लास्ट वाले वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर देगा। तो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर R एंड दिस इज वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। ठीक है भाई, क्लियर है? गुड। तो इस तरह से ये एडिशन का पार्ट था। अब देखिए सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक वेक्टर A है, ठीक है, और ये दूसरा वेक्टर B है। दूसरा वेक्टर क्या है? B है। A माइनस B वेक्टर का डायरेक्शन दिखा के डन लिखिए। A माइनस B, ये कैसे करेंगे?
a माइनस बी इसका कैसे करेंगे? राइट डन इफ यू हैव डन। ठीक है, गुड। आदित्य हैज डन। रितु हैज डन। अभिनव, गुड। तो आई थिंक सभी लोग कर ले रहे हैं भाई। तो बस इतना ही भाई एडिशन में, बस हमको सीखना है कि कैसे एडिशन फॉलो करते हैं। तो देखिए कुछ नहीं करेंगे, हम यहां पर पैरेलल शिफ्टिंग तो कर दे रहे हैं। देखिए हम यहीं पे कर दे रहे हैं, तो ये वेक्टर बी हो गया। अब आपको a माइनस बी चाहिए, तो a माइनस बी इज नथिंग बट वेक्टर a प्लस दिस इज माइनस ऑफ वेक्टर b, दिस इज माइनस ऑफ वेक्टर b। माइनस ऑफ वेक्टर b कैसे मिलेगा? दैट मीन्स माइनस वेक्टर b और वेक्टर b में दोनों का लेंथ जो होगा इक्वल होगा एंड इन अपोजिट डायरेक्शन होगा। सो जितना लेंथ ऊपर है उतने ही लेंथ को हम नीचे कर देंगे। तो ये जो वेक्टर होगा ये माइनस ऑफ b होगा। तो ये हमें पहला वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर r जो हो जाएगा यहां पर वो वेक्टर a माइनस वेक्टर b हो गया, प्लस ऑफ माइनस वेक्टर। तो ये जो नीचे वाला जो पार्ट होगा ये a माइनस बी को इंडिकेट करेगा। हाँ पलट देंगे, जो a प्लस बी वाला वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा उसमें b वाले को पलट के जो फिगर बनेगा वो हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स की। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, ये सब वेक्टर अलजेब्रा है भाई। अलजेब्रा का मतलब क्या होता है कि उसमें हम लोग ऑपरेशंस कैसे डिफाइन करते हैं, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है वो कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये अलजेब्रा का ही पार्ट था। पहला अलजेब्रा हमने देखा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दूसरा मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन वेक्टर्स में किस तरह से, हाँ जोड़ घटाओ गुना भागा, ठीक है, इसको हम लोग अगर अच्छे शब्द में बोलना होगा, अच्छे वर्ड में, तो हम लोग बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन। तो किस तरह से ऑपरेशंस डिफाइंड होते हैं उसी को बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। तो पहला तो पार्ट हो गया भाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, दूसरा पार्ट होगा मल्टीप्लीकेशन का। तो मल्टीप्लीकेशन में जो है, मल्टीप्लीकेशन में दो तरह के मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हैं, दो तरह के मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हैं। पहला तो पॉसिबल है कि किसी वेक्टर में भाई किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए ये कोई वेक्टर a है, कोई वेक्टर a है, लाइक यही वाला वेक्टर, इसी को एक एग्जांपल बेसिस पर ले लेते हैं कि ये हमारे पास वेक्टर a है। तो अगर हम पूछे 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर a क्या होगा भाई, 5 टाइम्स ऑफ यानी कोई कांस्टेंट नंबर तो यही है भाई। हाँ बाइनरी मतलब सिर्फ 2 होता है। अच्छा तुम ये मतलब फिर हम पढ़ गए कि 2 होता है तो 3 कैसे कर लिए। इज इट क्लियर? यही ना प्रत्युष, ये कहना है तुम्हारा कि भाई 2 होता है तो 3 का कैसे कर लिए हम लोग। मल्टीप्लीकेशन भी एक तरह का बाइनरी ऑपरेशन होता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपको थोड़ा सा देख लेते हैं 3, ये आपको पढ़ना भी है, 3 × 6 × 9। ये मल्टीप्लीकेशन जो है बाइनरी होता है भाई, और बाइनरी का मतलब होता है ऑपरेशन बिटवीन 2। तो 3 को कैसे हम डिफाइन कर लिए, तो ये ऐसे डिफाइन किए क्योंकि इन तीनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन आप एक साथ नहीं कर पाओगे। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको किन्हीं 2 का पहले करना पड़ेगा। या तो 3 × 6 18 करके 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, या 6 × 9 करके तब 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो पहले 2 का करके तब तीसरा ऑपरेशन आप करते हो। ठीक है, तो अब तीनों का एक साथ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ही नहीं, इसीलिए इसको बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। बाइनरी का मतलब आप 2 का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करने के बाद उसमें तीसरा मल्टीप्लिकेशन करते हो। ठीक है भाई, इसीलिए इसको बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। तो यहां पर भी ऑब्वियसली ये 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, बट 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ही आप तीसरा कर पा रहे हो। सो इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। हाँ, तो हम यहां पर थे भाई कि हमारे पास 5 टाइम्स ऑफ ए आ रहा है, 5 टाइम्स ऑफ ए। इसका मीनिंग क्या हुआ, तो ये कुछ नहीं करेगा, या तो आपका जो इनिशियली जो वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड घटाएगा या बढ़ाएगा। बढ़ाएगा कब, जब इसमें
एक से ज्यादा नंबर से, ग्रेटर देन 1 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा देगा। 0 से 1 के बीच वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड घटा देगा। और अगर किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जस्ट इसका डायरेक्शन क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। दैट मीन्स अगर हम 5a से मल्टीप्लाई किए हुए हैं तो इन द सेम डायरेक्शन इसका 5 गुना हो जाएगा, इसका 5 गुना हो जाएगा। दिस इज 5 टाइम्स ऑफ ए। और अगर इसी को हमने -5 से मल्टीप्लाई किया होता तो ये 5 गुना तो होगा ही, साथ ही साथ इसका डायरेक्शन रिवर्स कर देगा। देखिए डायरेक्शन रिवर्स कर दिया। और अगर सपोज कीजिए इसमें 1/2 वेक्टर 1/2 ऑफ ए बोले तो इसका आधा कर देगा मॉडुलस, यानी कि ये ऐसा हो जाएगा सिंपली। ठीक है। और अगर -12 से करते तो डायरेक्शन रिवर्स कर देगा। ठीक है। तो अलग से हमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बताने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर ये बताने की जरूरत नहीं है, ये बस नोन है। आपने वेक्टर से ही स्टार्ट ही करते हो फिजिक्स का, पहला टॉपिक है यूनिट डायमेंशन के बाद वेक्टर ही आप लोग स्टार्ट करते हो। तो इससे ज्यादा आप लोग वहां पे पढ़ चुके होते हो काफी। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में तो बाकायदे पकड़ पकड़ के कंपोनेंट निकालना होता है। ठीक है। उस टाइम बहुत तेज थे, तेज तो तुम अभी भी नहीं हो, ऐसा वहम हो जाता है। ठीक है, ऐसा वहम हो जाता है। तो ये होता है भाई। ठीक है, ये हुआ कि 5 टाइम्स ऑफ ए हो गया। तो ये क्या था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर था। अब हम इस पे हमारा इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि ये आप जानते हैं। अब हमारा इंटरेस्ट होगा, तो अब हमारा जो इंटरेस्ट है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय वेक्टर्स। तो किस तरह से मल्टीप्लीकेशन डिफाइन करते हैं वो देखिए। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर में क्या क्या होता है आज ये देख लीजिए। इसका 2 पार्ट आप जानते होंगे, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, 2 तरह के मल्टीप्लीकेशन डिफाइन होते हैं भाई। पहले को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, या इसी को बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट, या इसी को बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है। देखिए डॉट प्रोडक्ट ये नोटेशन से डिफाइन है भाई, कि डॉट वाले को हम लोग इस तरह से इंडिकेट करते हैं कि 2 वेक्टर्स के बीच डॉट का ऑपरेशन लगा देते हैं। और ये स्केलर नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इस वाले वेक्टर में 2 वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक स्केलर क्वांटिटी ऑब्टेन होता है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट अगेन ये भी इसको क्रॉस से डिफाइन करते हैं, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, क्रॉस का साइन है, तो क्रॉस से डिफाइन करते हैं इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। और वेक्टर प्रोडक्ट नाम इसलिए देते हैं कि यहां पर 2 वेक्टर्स का ऑपरेशन करने के बाद एक वेक्टर ही ऑब्टेन होता है, इसलिए इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग डिफाइन करते हैं। तो कैसे कैसे हमको डिफाइन करना होगा, तो पहला हम लोग देखेंगे ए डॉट बी, इसको बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। हम लोग एक बार इसी का डिस्कशन भी कर ले रहे हैं कि हम इन दोनों वाले पार्ट में क्या क्या देखने जा रहे हैं, ये भी डिस्कशन एक साथ कर दे रहे हैं कि इस वाले पार्ट में हम लोग क्या क्या देखेंगे या क्या क्या डिस्कस करेंगे वो भी देख लीजिए। तो ए डॉट बी, पहला तो हम लोग ये डिफाइन करेंगे कि ए डॉट बी 2 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट पढ़ने जाएंगे। दूसरा ए क्रॉस बी, यानी कि 2 वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ
2 वेक्टर्स पढ़ने जाएंगे, यानी 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट पढ़ेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। तीसरा डॉट प्रोडक्ट ऑफ या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। कोई डिफाइन करके बताओ तो कि 3 वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को या स्केलर प्रोडक्ट को कैसे इंडिकेट करेंगे? चैट में लिख के बताओ सभी लोग। 3 वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को कैसे आप लिखोगे? नोटेशन में दिखाइए, नोटेशन में नहीं। प्रत्युष देखिए, ए डॉट बी डॉट सी कर रहे हो तो देखिए, अगर ए डॉट बी आपने किया तो एक स्केलर मिल गया, और स्केलर के साथ आप फिर सी लगाओगे, यानी तीसरे वेक्टर का प्रोडक्ट करोगे। तो ये डिफाइन कैसे है? अभी हमने बताया कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट बिटवीन 2 वेक्टर्स है। तो अगर किसी ने तीन वेक्टर के प्रोडक्ट को ऐसे इंडिकेट कर दिया तो यहां पर तो ये स्केलर मिल गया भाई। तो स्केलर के साथ फिर वेक्टर का प्रोडक्ट कर रहे हो तो ये तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बाय स्केलर हो गया। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे होगा? गलत हैं सभी लोग, ये नोटेशन सही नहीं है। देखिए कैसे करेंगे। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स होगा ए डॉट बी क्रॉस सी। ये हुआ 3 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखिए कैसे, अगर आप सिंपली ए डॉट बी डॉट सी लिखते हो तो ए डॉट बी के बाद हमने आपको बताया कि एक स्केलर क्वांटिटी मिल गया, तो ये तो स्केलर हो गया भाई, और इसका डॉट ले रहे हो फिर वेक्टर के साथ, तो ये तो पूरा का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया वेक्टर प्रोडक्ट, सॉरी डॉट प्रोडक्ट का। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो हमने बोला है कि डॉट प्रोडक्ट 2 वेक्टर्स के बीच मल्टीप्लीकेशन होने के बाद स्केलर आता है। आपने तो स्केलर ले लिया और फिर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज सिंपली अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर बाय वेक्टर हो गया। ठीक है, सो हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे डिफाइन करेंगे। देखिए यहां पर 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लगाया तो एक वेक्टर मिला, और उस वेक्टर के साथ इसका फिर स्केलर प्रोडक्ट ले लेंगे तो 3। हाँ, वेक्टर नहीं हुआ, तो वही हमने यहाँ पे बोला। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कभी भी आपसे पूछा जाए तो इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, और इसको डिफरेंट वे में इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा देंगे कि कौन कहां कहां पे शिफ्ट हो सकता है, बाद की बात है। लेकिन ट्रिपल प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए 2 वेक्टर का मल्टीप्लाई, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट डिफाइन करोगे तब आप उसमें स्केलर ऑपरेट करोगे। तो इसको लिखेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। ठीक है भाई, चलो 3 वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे आप डिफाइन करोगे बताइए तो? 3 वेक्टर के क्रॉस को कैसे डिफाइन करेंगे ये बताइए सभी लोग। और लोग बताइए, सिर्फ अभी तक प्रत्युष ही बताया। अनिकेत ये क्या है? डॉट कहां से आ गया? डॉट तो होगा ही नहीं भाई, क्योंकि डॉट के बाद स्केलर मिल जाना है, तो डॉट वाला तो सोचेंगे नहीं। तो सिंपली दिस इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ए क्रॉस बी क्रॉस सी। पूछा जाए क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? योर आंसर शुड बी यस और नो। Is this operation is a binary operation, right? Yes or no? नहीं रितु, गलत है। ये इस तरह से इंडिकेट करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को। बताइए राइट यस और नो? गुड। तो ऑब्वियसली ये बाइनरी ऑपरेशन होगा भाई, क्योंकि 3 वेक्टर के प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले 2 वेक्टर का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना ही होगा। तो इसको बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। चलिए 4 वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को कैसे दिखाओगे आप?
कमेंट कीजिए जल्दी। 4 वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को, सॉरी डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करोगे या कैसे नोटिफाई करोगे, कैसे डिनोट करोगे? जल्दी कीजिए भाई। इतना लेट? वेल्डन भागवती, क्या करना है? ये गधों जैसा सवाल पूछ रहे हो, गलत है अभिनव। 4 वेक्टर, ये 3 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट था ना भाई, तो 4 वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को कैसे शो करोगे तुम? भगवती का सही है, अभिनव गलत है। प्रत्युष ब्रैकेट का भी यूज करेंगे क्योंकि ये बाइनरी भी गलत है। निकेत देखिए आप कैसे करोगे, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, सी क्रॉस डी, ये 4 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट हो गया। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, क्या है भाई? 4 वेक्टर्स का है। और 4 वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, इस तरीके से करेंगे, ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स हो जाएगा। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स होगा। नहीं, ब्रैकेट का यूज करना ही पड़ेगा, ब्रैकेट का यूज करना ही पड़ेगा प्रत्युष, बिना ब्रैकेट का यूज नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। उसका मीनिंग क्या है? 3 वेक्टर, वही तो, अब 3 वेक्टर करके आप ये कर रहे हो इसको लेके, यानी कि ये एक तरह से कह सकते हो कि तुमने क्या किया है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज कर लिया है, एसोसिएटिव का कर लिया है, तो आपको ये ज्यादा लेंदी हो जाएगा भाई। यहाँ पे देखोगे, अगर ऐसे करोगे, हमेशा इजीली फॉर्मेट लिखते हैं, यहाँ पर एक साथ इसका भी अलग से आप एक बार में कर लोगे, इसका भी काम एक बार में कर लोगे। लेकिन अगर आपने इस तरह से शो किया किसी ने, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, पहला एक ऑपरेशन यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे, और फिर यहाँ पे प्रोसीड करना पड़ेगा, तो बारी बारी से करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ कर सकते हो, तो बाद में सीखेंगे कैसे कैसे करेंगे, लेकिन डिनोट हम लोग ऐसे करते हैं, डिनोट ऐसे करते हैं, बिकॉज ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो हमेशा 2 को एक साथ रखते हैं, 2 को एक साथ रखते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है भाई। इसमें चेंजेस नहीं करेंगे कि सर हम ऐसे ही दिखाएंगे, जबरदस्ती नहीं बतियाना है, क्योंकि भाई सब चीजें क्या है, कुछ कुछ चीजों को डिफाइन कर दिया गया, स्टैंडर्ड नोटेशन बना दिया गया है कि आप उसी को फॉलो करोगे। जैसे यहाँ पे आई जे के कैप, आप अपने घर से लेके आइए कहिए हम ए बी सी यूज करेंगे, तो हर के लिए अलग अलग रूल नहीं है, तो कुछ कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं जो सबको यूज करना है, आपको भी करना है, हमको भी करना है, और हमारे आने वाले जनरेशन को भी करना है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। अब इसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट क्लास से देखना स्टार्ट करेंगे, तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली ये वाला पार्ट जेई मेन एडवांस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से, ठीक है। मेन यहां तक आ सकता है, लेकिन इसके नीचे नहीं जा सकता है, तो यहां तक का जो लेवल होगा, जो जेई मेन का लेवल होगा, और इसके बाद का जो डिस्कशन होगा वो जेई एडवांस को होगा, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी पूछता है जेई मेन में भी, लेकिन वो बिल्कुल इतना होता है कि फॉर्मूला बेसिस होता है, जो फॉर्मूला बताएंगे उसी से आना होगा तो आएगा, अदरवाइज एडवांस में ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि यहाँ तक के पार्ट में एडवांस का क्वेश्चन हो, हाँ एप्लीकेशन भले दे देगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा इससे। क्लियर है भाई? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास से, और स्टार्ट करेंगे सबसे पहला पार्ट डॉट प्रोडक्ट से, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। ओके, आई थिंक कल ही है हमारा क्लास, तो कल ही देख लेंगे। और इस वीक में आई थिंक 2 ही क्लास लगा हुआ है, लेकिन एक क्लास और अरेंज करेंगे हम लोग, 3 क्लास हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए
बाय बाय एवरीवन।